नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 11वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं भारतीय संविधान का। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जैसे ही हमने संविधान के जो 22 भाग हैं उन पर चर्चा की और इसके बाद जो 22 भाग हैं उनको पार्ट बाय पार्ट रिवीजन करने तथा उनका अध्ययन करने, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए क्या ऐसी आवश्यकता थी जिसके लिए मौलिक अधिकारों को लाया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया एवं इनके आने तथा इनकी प्रक्रिया जो कि इनके संरक्षक जो कि न्यायालय माना जाता है, तो इससे संबंधित सारी जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान, आप अंत तक सुनें और समझने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी बातें जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सार्वभौमिकता की बात हमने पहले ही कर चुके हैं, इसमें हमने देखा कि सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए संसदीय सार्वभौमिक एक न्यायिक प्रभुत्व, यानी संसदीय सार्वभौमिकता के अंतर्गत यानी हमारी जो संसद है वह अपने निर्णय स्वयं लेती है। तो इसके अंतर्गत हमारी संसद सार्वभौमिक नहीं मानी जाती है, क्योंकि सार्वभौमिकता हमारे संविधान को दी जाती है, ना कि हमारे संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट कब कार्य करती है? जब जो कि किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित करना है, उसमें संशोधन करना है, उस पर चर्चा करनी है, नए विषयों को जोड़ना है, इस प्रकार की बातों के लिए संसद को बीच में लाया जाता है। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि एक जो पॉइंट है सार्वभौमिकता की बात, यदि आपसे संसद की सार्वभौमिकता की बात की जाती है तो हमारी जो संसद है वह सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि हमारी संसद संविधान के अनुसार कार्य करती है। आगे देखते हैं। अब ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जाए तो ब्रिटेन की जो संसद है वह सार्वभौमिक कही जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के निर्णय संसद द्वारा ही लिए जाते हैं, ना कि संविधान के हिस्से को देखकर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ की पार्लियामेंट बोल देती है वही कानून होता है, उसी पर चर्चा की जाती है। और एक बात और हमने पहले देखी है, जिसमें हमने देखा है कि ब्रिटेन के पास जो कि आलिखित संविधान होने के कारण इनकी जो व्यवस्था है वह संविधान को एक लाइब्रेरी के रूप में माना जाता है। जिस जिस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं वैसे ही वह अपना संविधान को लिखते जाते हैं। आगे देखते हैं। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रभुत्व अमेरिका के संविधान की विशेषता है। यहाँ अंतिम निर्णय न्यायालय का होता है, यानी हम देख सकते हैं कि जो प्रोफेंस है जो हमारे लिए यहाँ पर भारत में हम संविधान को देते हैं, वही प्रोफेंस है जो कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन में संसद को दिया जाता है। और जहाँ तक हम यूएसए की बात करें, जहाँ से हमने अपने मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो यहाँ से हम यूएसए की बात करें तो यूएस में प्रेफरेंस किसके लिए दिया जाता है? न्यायालय के लिए। तो यहाँ पर हमें इन बातों को समझना चाहिए और अपने जो भी प्रश्न आते हैं पॉलिटी से संबंधित, इनमें इन बातों के यही टर्मिनोलॉजी है जो आपसे पूछ ली जाती है। तो संसदीय सार्वभौमिकता की बात कहाँ पर की जाती है? ब्रिटेन में। हमारे यहाँ पर किसको प्राधान्यता दी जाती है इसके लिए? संविधान के लिए। ब्रिटेन में जो यहाँ पर संसद को प्राथमिकता दी जाती है, उसी प्रकार अमेरिका में न्यायालयों को प्रधानता दी जाती है। आगे देखते हैं। हमारे संविधान का झुकाव ना तो ब्रिटेन की ओर है, यानी हमने जो मॉडल लिया है, यानी कहा जाता है, आलोचना में हमने पढ़ा कि हमने जो मॉडल लिया है विदेशों से लिया है, और B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा जाता है कि इसमें काट छाट की गई है। और यह काट छाट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना तो हमारा झुकाव पूर्णतः ब्रिटेन के समान है जो कि संसद को प्रेफरेंस देता है, और ना ही अमेरिका की न्यायपालिका के समक्ष जो कि न्यायपालिका के पास पावर्स होती है, इनकी शक्ति होती है कि यह संविधान का संरक्षण करें या संविधान की व्याख्या करें। हम एक अलग मॉडल को लेकर चलते हैं जिसमें प्राथमिकता केवल संविधान को दी जाती है। अब दो शब्द हैं जो आपको समझना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
सामान्यतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका अर्थ होता है कानून के समक्ष उचित प्रक्रिया, यानी कानून जो कि व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, कानून बनाने की बात की जा रही है, जो कानून हमारे संविधान में दिए हैं उनकी उचित प्रक्रिया, यानी कोई इस विवाद के अंतर्गत आता है तो उसे उचित प्रक्रिया से सुलझाया जाए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यह हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि कानून के समक्ष उचित प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका अर्थ होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनके अनुसार स्थापित प्रक्रिया की बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 121 में मौजूद है। यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमारे संविधान में मौजूद है, जो कि आर्टिकल 121 में मौजूद है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने तथा सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, यानी संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। जैसे ही यहाँ पर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसकी जांच करने की शक्ति किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसको यह शक्ति होती है कि वह उसमें परिवर्तित किया जा सके या उसको वापस भी किया जा सकता है, नल एंड वॉइड यानी निरस्त कर दिया जा सकता है। संसद की बात करें तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बिना मूल ढांचे को परिवर्तित किए। इस बात को आपको समझना है। मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट 1973 में केशवानंद भारती के केस के द्वारा डिफाइन किया गया, जो कि केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केशवानंद भारती का जमीन के विवाद से लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाता है तो यहाँ से मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और भारत की जीत होती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करती है। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल याद रखना है 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ मूल ढांचे की बात होती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको डिफाइन करने वाला कौन होता है? हमारा कोर्ट होता है, और कोर्ट के द्वारा जब यह बात कर दी जाती है कि हमारा मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है तो वह केस वहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे कोई भी बात नहीं होती। आपको इन बातों को याद। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किस प्रकार यहाँ पर कार्य करती है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका 99वें संविधान संशोधन में संसद को अधिकार था कि वह, चूँकि 99वां संविधान संशोधन किया गया तो इस समय जो कि संसद के पास अधिकार होता था कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। इस कानून को मूल ढांचे का आधार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 95वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 99 है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि 99वां जो संविधान संशोधन लाया जाता है इसमें कहा जाता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उन पर अधिकार किसका होना चाहिए? उसमें संसद का अधिकार होना चाहिए। और यह दो पक्ष निकल कर आते हैं। इसमें एक पक्ष होता है हमारी संसद का और दूसरा पक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और संसद आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर जीत होती है किसकी? न्यायपालिका की। कैसे होती है इसको हमें देखना चाहिए। जैसे ही 99वां संविधान संशोधन लाया जाता है इसमें कहा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा होगी, यानी संसद के द्वारा वोटिंग कराकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। चूँकि यहाँ पर भाई भतीजावाद चलता, इस प्रकार की बातों को देखते हुए यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई। तो यहाँ पर 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे मूल कारण क्या था कि अब जो कि प्रोफेंस है वह संसद को दी जाएगी और संसद के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी तथा इन्हें खारिज किया जाएगा। इस प्रकार की बातों को देखते हुए जब यह केस कहाँ पर जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह हमारे मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। यह जो फैसला है संसद का यह हमारे मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। अतः मूल ढांचे की बात जैसे ही होती है तो किसकी जीत होती है? सुप्रीम कोर्ट की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट की जीत
जीत होती है और यहाँ पर इसको 99वें संविधान संशोधन जो कि जजों की जो यहाँ पर नियुक्ति हो रही थी उसको उस पर संसद का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। अतः जो कि जजों की नियुक्ति का या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब भारत की न्यायपालिका एकीकृत तथा स्वतंत्र है। कब के समय से? 99वें संविधान संशोधन द्वारा जो व्याख्या की गई उसके अनुसार यह जो न्यायपालिका है वह एकीकृत एवं स्वतंत्र है, वह अपने फैसले स्वयं ले सकती है। आगे देख सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। अब एकीकृत शब्द हमने यहाँ से निकाल के तो ले आए कि एकीकृत न्यायपालिका, अतः इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे आने वाले सभी कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी कोर्ट हैं वह सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी फैसले की सुनवाई वहाँ पर नहीं होती है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी कोर्ट को चुनौती यहाँ पर, जैसे कोई राज्य के कोर्ट होते हैं, राज्य के कोर्ट के लिए जो कि केंद्र का जो कोर्ट बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उसको चुनौती दी जा सकती है। आगे देखते हैं अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएसए की बात करें जहाँ पर 50 स्टेट हुआ करते थे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 50 स्टेट हैं उनके अलग अलग अपने कोर्ट हुआ करते हैं, वह जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र माने जाते हैं। अमेरिका की न्यायपालिका इसी कारण जो कि एकीकृत नहीं है। वह केंद्र व राज्य में फेडरल कोर्ट होते हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। यहाँ पर जो कोर्ट होते हैं इनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है एवं यहाँ के जो फैसले होते हैं वह वहीं तक सीमित रहते हैं। आगे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकार जिनकी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, इनमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे लिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में वर्णित है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसका मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों संविधान की रक्षा करने तथा सुरक्षित रखने की बात की जाती है। यानी जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं इसमें हम देख सकते हैं संविधान की रक्षा करने तथा इसे सुरक्षित रखने की बात की जा सकती है। आगे देखते हैं न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए कदम जो कि हम दे सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो भी कदम उठाए गए उनको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। इनका समय निश्चित किया गया है, यानी इनका जो समय हुआ है एक निश्चित किया गया है। इस समय के विपरीत यदि कोई इन्हें हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता, इनका समयकाल निश्चित होता है। इनकी सर्विस के समय व स्थान को बदला नहीं जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है, तो इनकी सर्विस व स्थान को बदला नहीं जा सकता। समेकित निधि में इनके वेतन तथा भत्ते को निकाला जाता है। समेकित निधि यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से इनका वेतन व भत्ते निकाले जाते हैं। कोर्ट द्वारा लिए हुए निर्णय विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। जो भी कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं बात वहीं ख़त्म हो जाती है, इनको विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता। जो कि यहाँ पर जो कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसमें यह फीचर आते हैं कि इनका समयकाल निश्चित होता है, सर्विस व स्थान को बदला नहीं जा सकता, समेकित निधि द्वारा इनके पैसे निकाले जाते हैं, यानी जो भी इनको वेतन एवं भत्तों की ज़रूरत होती है वह यहाँ से निकाले जाते हैं। कोर्ट द्वारा लिए हुए निर्णय विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम समझना चाहिए कि हर प्रकार की बातों का जो कि विधानसभा है वहाँ पर चर्चा की जाती है एवं कोर्ट के द्वारा लिए हुए निर्णय कोर्ट तक ही सीमित होते हैं। दंड देने का अधिकार न्यायाधीशों के समक्ष होता है, यानी इनके द्वारा दंड देने का कार्य किया जाता है। आगे देख सकते हैं यदि न्यायालय द्वारा समन करने पर व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो उसे अवमानना के अंतर्गत लाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोर्ट कह दे कि आपको इस तारीख को यहाँ पर उपस्थित होना है, वह बिना कारण बताए वहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो उसे कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत लाया जाता है।
साथ में देखते हैं कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को सेपरेट किया गया है। कार्यपालिका के अपने कार्य हैं कानून को एस्टेब्लिश करना, जो भी क्षेत्र में कार्यपालिका के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा कानून को इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जाता है। लेकिन जो न्यायपालिका होती है वह एक सेपरेट ऑफिस होता है जो कि स्वतंत्र होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, जो कि संविधान के भाग 3 में उपस्थित हैं। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए जो हमारे मुख्य अनुच्छेद हैं वह किस किस सब्जेक्ट पर बात करते हैं, इनके कौन कौन से विषय होते हैं। अब हम इनको भी देखें तो इनको भाग 3 में आते हैं, जो कि 6 मौलिक अधिकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल तो हमारे 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, लेकिन उनको 6 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम देख सकते हैं कि यह जो 6 भाग हैं वह कौन कौन से हैं। समानता की बात करें तो 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की जाती है। किस प्रकार लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, किस प्रकार के अधिकार लोगों के पास होते हैं जो कि समानता पूर्वक होते हैं। घूमने का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति व लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे में हम देख सकते हैं यह 19 से लेकर 22 तक आता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बातों को रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 23 व 24 के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आजकल बहुत ही विवाद चल रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर विवाद, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह एक धार्मिक हिस्सा हुआ करता है, अतः यह लीगल है या इलीगल है, इसकी व्याख्या कोर्ट द्वारा की जाती है। और यहाँ पर हम देखना चाहिए कि यह जो विवाद हैं इसके अनुसार यह एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति को किस प्रकार बनाए रखना है। और शिक्षा के अधिकार की बात 29, सांस्कृतिक शिक्षा यानी जो कि हमारी पारंपरिक शिक्षा है उसके बारे में जो अधिकार हैं वह 29 व 30 में दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। एक आर्टिकल के लिए जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने एक सेपरेट लेक्चर के माध्यम से करेंगे। अभी आप केवल इनको याद रखिए कि कौन कौन से जो अधिकार हैं किसके अंतर्गत आते हैं। 6 अधिकार जो कि अनुच्छेद जो कि हमारे बांटे गए हैं, इनके अनुसार 14 से लेकर 18 तक समानता की बात होती है। स्वतंत्रता की बात 19 से लेकर 22 तक होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात 23 व 24 में होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच यहाँ पर चर्चा होती है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की बात 29 से लेकर 30 तक होती है। संवैधानिक उपचारों की बात आर्टिकल 32 में होती है। आगे देख सकते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा है वहाँ पर हम करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई कानून संसद में लाया जाता है तो उस कानून द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का कानून जो कि संसद में लाया जाता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संसद ऐसा कोई भी नियम या कानून नहीं लाएगी जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। आगे देखते हैं, यदि मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता तो हम सीधे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं या न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं। हमारे किसी भी मौलिक अधिकार में क्या है कि जो यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि होती है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है सीधे तौर पर, तो आप उसकी चर्चा या उसके लिए अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास कर सकते हैं। हमारे पास तब तक मौलिक अधिकार होते हैं जब तक कि वह दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सकें। यानी यहाँ पर हमें बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन हमें इतना भी नहीं बोलना है कि सामने वाले के अधिकारों का हनन होवे। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के अपने मौलिक अधिकारों के चलते ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि जो कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करें। यानी यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि लाउड स्पीकर का विवाद ही ले ले, तो यहाँ पर आपको अपनी आस्था करने, आपको अपनी जो भी धर्म है उसको अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा दी जाती है।
लेकिन इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि आप इस प्रकार के कार्य करते हैं कि दिन दिन भर जो कि यहाँ पर मस्जिद का विवाद के छोड़ दें तो लाउड स्पीकर कर जो भी ऐसे वो कार्य किए जाते हैं यहाँ पर जो भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि एजुकेशन से संबंधित कार्यों में जुटे हुए हैं, परीक्षाओं के समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो यहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। चूँकि यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि उनके पास भी तो मौलिक अधिकार हैं, वह भी तो अपना जो भी कार्य है, वह अपनी भक्ति है, जो भी संगीत है वह करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोक लगाई जाती है उसके पीछे यही कारण होता है कि आपके द्वारा जो आपके मौलिक अधिकार हैं, आप अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल इस प्रकार से कर रहे हैं कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः जब मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होता है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, जो नैतिक रूप से अपना कार्य कर रहा है। यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका एक नैतिक कर्तव्य है कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए तथा इनके मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है और इनके लिए दबाव बनाया जाता है कि आप इसको बंद करें। आगे देख सकते हैं, हमारे पास तब तक मौलिक अधिकार होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब बदलने की बात करें तो मौलिक अधिकारों में भी यानी जिस प्रकार बात कही जाती है 368 यानी संवैधानिक संशोधन का अधिकार, यानी हम भारत जो कि संविधान है इसके किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपवाद मूल ढांचा आ जाता है। तो यहाँ पर जहाँ मूल ढांचे की बात होती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जीत होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को बदला तो जा सकता है लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी कोर्ट द्वारा मूल ढांचे की बात कर दी जाती है तो वहाँ पर वह बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी मूल अधिकारों को भी एक सीमित समय तक बदला जा सकता है। यदि इससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँचती है तो फिर वहाँ पर वो उस बदलाव के लिए नल एंड वॉइड करा दिया जाएगा तथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। आपातकाल के समय 20 व 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 व 21 जो कि हम देख सकते हैं गिरफ्तारी के बाद के अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, उसको बताना होता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के पास अंतर्गत उसको जो कि मजिस्ट्रेट है उसके सामने ले जाया जाता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि आपातकाल भी चल रहा हो तो यह अधिकार जो इनके समाप्त नहीं होते हैं। जिसमें हम 20 व 21 की बात करते हैं, जो को आपको याद रखना चाहिए कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी बने रहते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं गिरफ्तारी का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको ऐसे रिसोर्स जिनकी अति आवश्यक है, जैसे कि पानी की व्यवस्था है, आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी। यानी कितना भी आपातकाल की स्थिति आपने देखी है कोरोना के समय पर, किस प्रकार लोगों को घरों में अपने बंद रहना पड़ा था, लेकिन इनके लिए भी इस समय भी इनके लिए एक स्वतंत्रता थी कि वह अपना भोजन एवं इनको 1-2 घंटे का जो समय दिया जाता था कि जीवन जीने से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वह आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 21 निकल कर आता है। और बीच में हमने देखा कि गिरफ्तारी के बाद अधिकार, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी सुनवाई की जाएगी या उस पर जो कि न्यायिक कार्रवाई है वह की जाएगी और उसके अधिकारों को बनाए रखा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात की जाती है। आगे देख सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। तो यह जो तत्व हैं वह 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और BR अम्बेडकर द्वारा इसे नोबल फीचर कहा गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि BR अम्बेडकर द्वारा नोबल फीचर्स किस भाग को कहा गया, तो वह है हमारा भाग 4, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में याद रखने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताई थी, नीति पूर्वक 3 डंडे खींचिए तो यहाँ पर 4 बनता आता है और भाग 4 के अंतर्गत हमारे नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों का बेशक मैं आपको बता दूं कि इनका एक अर्थ होता है कि हमारे जो राज्य में उपस्थित लोग हैं, यानी हमारे देश के जो राज्य के नागरिक हैं, उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना कि ताकि वह अपना
विकास कर सकें, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हम सामाजिक बात करते हैं तो सामाजिक तौर पर उसको किस प्रकार से अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए उनकी बात की जाती है। और गांधीवादी तरीके से भी इनके लिए कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित पंचायतों की बात यहाँ पर की गई है। आर्टिकल 40 जो कि 40 जो कि पंचायत की बात करता है, वह गांधीवादी भाग के अंतर्गत आता है। उदार व बौद्धिकता की बात की गई है, यानी हमारी राज्य सरकार के लिए इतना उदार होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराए, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एक सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि मनरेगा आती है, इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जेसीबी एवं अन्य उपकरणों से कार्य किया जा सकता है, वहाँ पर लोगों को मजदूरी देने के लिए उनको मजदूर बनाकर या उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि चाहे तो वह रोजगार दे भी सकता है, और ना दे तो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में जाकर या किसी भी कोर्ट में जाकर कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों को अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जा रहा। यह सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है कि वह किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट करे। केवल उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको ऐसा करना चाहिए। पंचायती राज यहीं से निकल कर आया, यानी पंचायती राज की बात हम आर्टिकल 40 के अंतर्गत करते हैं। 40 के अंतर्गत जो पंचायती राज की व्यवस्था है वह यहीं से निकल कर आई। इसने कल्याणकारी राज्य की बात की। इनके ऊपर न्यायालय की बाध्यता नहीं होती है। इसको हम बात को समझ चुके हैं कि न्यायालय के विरुद्ध इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी इस पर जवाब देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार इनको हम नोबल फीचर्स के माध्यम से इस प्रकार देख सकते हैं कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, स्वतंत्र प्रदान करते हैं, उसी प्रकार का कार्य नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी किया जाता है, लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स का जो केस निकल कर आया, इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों में संतुलन बना के रखना चाहिए। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें एक बड़ा परिवर्तन आपातकाल के समय लाया गया। आपातकाल का समय आप देख सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार भारत में हुआ करती थी, तो जो कि समय हुआ करता था 1975 एवं 1977, सरकार गिरने की स्थिति में इनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि इस प्रकार के इस समय पर इनके द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। चूँकि इस समय पर इनकी नीति के द्वारा यह पता लगाया गया कि राष्ट्रपति को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया था। इस बीच 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए तथा इन बदलावों को इस प्रकार से किया गया कि इसे एक लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कि नीति निर्देशक तत्व है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ढेर सारे परिवर्तन यहाँ पर किए गए। 2002 की बात करें और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 2002 में नीति निर्देशक तत्वों में एक संशोधन किया गया, जहाँ पर 51 में 51A को जोड़ा गया। इसमें 51A को जोड़ने के माध्यम से यहाँ पर कहा गया कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। और 2002 में हम सरकार को समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, स्कूल चले हम। टीवी पर एड्स आते थे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 51A में यहाँ पर बात की गई कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। संविधान का यहाँ पर और भी हम फीचर्स को समझ सकते हैं कि जो कि कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 51A के अंतर्गत यहाँ पर हम देख सकते हैं संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, भाईचारे की भावना, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना, इन सब बातों के लिए भी 51A के अंतर्गत यानी हमारे कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ा गया। 51A में हम कर्तव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा जो हमारे देश के बच्चे हैं, जैसे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं,
अब हालांकि अब तो इसको 21 वर्ष कर दिया गया है। 6 वर्ष से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान कराना भी सरकार का या भारत के संविधान का यहाँ पर कर्तव्य हुआ करता है। यहाँ पर हमने समझा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, और भी हमने विशेष जानकारी यहाँ से ली, और हमने देखा कि किस प्रकार मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, न्यायाधीशों के बारे में चर्चा की, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को समझा। एकीकृत का अर्थ होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाले न्यायालय हैं वह इसके नीचे कार्य करेंगे। इस प्रकार आज का व्याख्यान समाप्त होता है, और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और आगे के व्याख्यान में हम जो कि अनुसूचियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही पॉलिटी से संबंधित सारी चर्चाओं को जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कहाँ से आते हैं उनको खोजने का प्रयास करेंगे, और यदि आप सारे व्याख्यान आसानी से इनको ठीक तरीके से सुनते हैं, इनका रिवीजन करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।